नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे फलों के हवाले से, इसके अलावा यू रिसर्च में जो भी मसाइल सामने आ रहे हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर के हवाले से, खुर्दनी अजनास के हवाले से, जो लोगों को पाम ऑयल सस्ते दामों या कुकिंग ऑयल के तौर पर खिलाया जाता तो उसका नुकसान क्या, और उसके अलावा ये भी बात करेंगे ओलिव ऑयल या कैनोला ऑयल, इसमें से फ़ायदा किसका, फलों के हवाले से क्या फ़ायदे हैं, उनकी प्रोडक्ट्स कैसे बनाई जा सकती है और कैसे इनको महंगे दामों फ़रोख्त किया जा सकता है। और अभी जो मार्केट में 50% तक फल ज़ाया हो जाते हैं, तो इसका हल क्या है। यहाँ पर हमारे साथ एक्सपर्ट ओपिनियन भी मौजूद होगी और इसके अलावा यू रिसर्च के ज़राई साइंसदान भी मौजूद होंगे जो हमें बताएंगे कि कौन कौन सी नई वैरायटीज़ ईजाद की जा रही हैं। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर कहा जाता है कि नई वैरायटीज़ तो बना ली जाती है लेकिन फार्मर्स तक नहीं पहुँचाई जाती। इसी तरह से मुख्तलिफ़ फसलों के सीड्स वो किसानों तक नहीं पहुँच पाते। तो इस सब का ज़िम्मेदार कौन है, ये तमाम चीज़ें अब तक पहुंचाएंगे कि इसके अलावा जो किसान किस तरह से फसलों से बेहतर पैदावार हासिल कर सकते हैं, कैसे अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं, फलों से कैसे मुनाफा हासिल किया जा सकता है, और इसके अलावा जो दीगर आइटम्स हैं वो तमाम जो जिन पर तवज्जो नहीं दी जाती लेकिन उससे अच्छा खासा अर्न हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जब बात करें यहाँ पर पंजाब सीड कॉरपोरेशन के हवाले से, तो यहाँ पर हमारे साथ जो यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर अब्दुल गफ़ार मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं यहाँ पर सीड के हवाले से क्या कि कुछ किसानों के लिए किया जा रहा है। सर बताइएगा, कितने फ़ीसद किसान इस्तेफ़ादा कर पाते हैं पंजाब सीड कॉरपोरेशन से? ये तकरीबन हमारे पास 80% जो है ना किसान वो यहाँ पे आते हैं, हमसे सीड लेते हैं, सर्टिफाइड सीड। अभी हमारे पास जो सीड है ये मेज़ का शुरू हो जाएगा SG 2002। तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी का चारा है। ये तकरीबन 11 से 12 फुट हो जाता है इसकी हाइट, और जानवर बड़े शौक़ से खाते हैं इसको। तो इसके अलावा जो आने वाले दिनों में गंदम वगैरह दूसरे कामों के लिए जो तैयारियाँ? हाँ जी, वो हमारी तैयारियां इंशाल्लाह शुरू हो चुकी हैं। हमारे जो प्रोसेसिंग प्लांट हैं वो चल चुके हैं, उसकी सफाई हो रही है, उसकी ग्रेडिंग हो रही है, उसके बाद उसका पैकिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद वो सप्लाई हमें मिल जाएगी। कितनी फसलों का जो सीड आप अवेलेबल करवाते हैं? हमारे पास तकरीबन हर किस्म का सीड होता है। हमारे पास राइस का होता है, कॉटन का होता है, मूंग बीन का होता है, चने का सीड हमारे पास होता है, वीट का होता है हमारे पास, और हमारे पास सीसेम का तेल है, और इसके अलावा हमारे पास वो अपना सनफ्लावर का भी इंशाल्लाह आ जाएगा। अच्छा, तो ये इससे क्या फ़र्क पड़ता है आम सीड का और आपके सीड का? देखिए जी, हमारा जो सीड है वो सर्टिफाइड होता है, प्योर होता है बिल्कुल, और 100% गारंटी होती है उसकी। तो इसमें कई बार इश्यूज़ भी आते हैं कि यहाँ पर सीड लिया लेकिन मुनासिब पैदावार नहीं हो पाई, शायद कोई 1-2 केसेस भी चल रहे हैं। वो उसमें ये होता है कि उसमें बहुत सारी वजूहात होती हैं। एक तो ये होता है कि सीड को आपने किस जगह पे सोइंग की है, उसकी आपने कितना सीड रेट डाला है, उस पर खाद कितनी, आपकी जर्मिनेशन का प्रॉब्लम, उसकी ज़मीन का कोई फॉल्ट हो तो फिर आ जाता है, अदरवाइज़ नहीं। तो क्या पहचान होती है एक अच्छे सीड की? देखें जी, अच्छा सीड है, जब हमारा सीड तैयार होता है तो सीड सर्टिफिकेशन एक अदारा है, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन, वो इसको चेक करता है, इसकी प्योरिटी, इसकी जर्मिनेशन। जब वो इसको सेटिस्फाई हो जाता है फिर हमें वो टैग इशू करता है। अच्छा, तो किसान कैसे पहचान सकता है? बस उस पर टैग लगाओ सीड सर्टिफिकेशन का, तो वो 100% बिल्कुल श्योर वो ले सकता है, उसमें कोई ऐसे मसला नहीं है। जो प्राइवेट सीड कंपनीज दे रही हैं वो? देखिए जी, उसको हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर टैग कुछ लगा होता है, अंदर कुछ होता है। ये तो शिकायत है कि ज़्यादातर ऐसे ही होता है। तकरीबन ऐसे ही होता है। इसका क्या हल है? इसके लिए हमारा जो एक अदारा है फेडरल सीड सर्टिफिकेशन, वो इसको चेक करता है, जहाँ पे शिकायत हो वो उसका चालान करता है, उसका जो माल है वो पूरा ज़ब्त होता है और उसका पूरा चालान करके उसको जेल भेजा जाता है। अब्दुल गफ़ार साहब, ये बड़ा मसला नहीं है? किसान बीज लगाता है, जब वो पूरा होगा, पैदावार कम आएगी, उसको तब जाके पता चलेगा, पहले स्टेप पे तो नहीं वो चेक कर सकता? नहीं, अगर तो वो पंजाब सीड कॉरपोरेशन से सीड लेगा ना, तो 100% वो उसको बिल्कुल श्योरिटी होगी कि हमारा जो सीड है उसमें कोई ऐसा कभी भी ऐसा मसला नहीं हुआ कि उसकी जर्मिनेशन प्रॉब्लम हो, उसकी वैरायटी में कोई मसला हो। जो प्राइवेट लोग हैं जिसमें कोई माफियाज़ हैं, जिन मतलब कि बाहर सीड और होता है, अंदर और होता है, टैग कोई और लगा होता है, तो वो टैग के बगैर अगर कोई सीड लेंगे ना, उसमें ये प्रॉब्लम आएगा। लेकिन आप तो 100% किसानों तक पहुँच भी नहीं पाते ना? नहीं, हमारा तकरीबन डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे डीलर्स हैं जिनको हमने सप्लाईज़ देनी होती हैं। हमारे तकरीबन इस वक्त फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में 40 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे हम अपना सीड पहुँचाते हैं।
वो गवर्नमेंट रेट पर मिलता है, कितना फ़र्क होता है इसका जो बाहर की कंपनी से आपका? नहीं नहीं, हमने जो अपने डीलर्स को देना होता है ना, वो हमारा जो कंट्रोल रेट है गवर्नमेंट का, उन्होंने उसी रेट पे सेल करना होता है। उनको जो डीलर डिस्काउंट है वो गवर्नमेंट ने देना होता है, फार्मर्स को उसी रेट पे मिलेगा। वो फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं है। नहीं, आम आम जो आपका सीड है उसका और प्राइवेट कंपनी के सीड का क्या फ़र्क है हाँ वो रेट में? हाँ जी, रेट में फ़र्क होगा, क्योंकि उसका एक चीज़ है, एक बंदे ने आम आदमी ने बनाना है, उसकी जो कास्ट है उसमें कमी बेशी हो सकती है। उसको महंगा अगर उसने सीड परचेज़ कर लिया तो उसका रेट ज़्यादा रखेगा। अगर उसने बल्क क्वांटिटी में तैयार किया है तो उसका रेट वो कम भी रख सकता है, लेकिन हमसे रेट ज़्यादा ही होते हैं प्राइवेट सीड कंपनीज़ के। तो आम फार्मर के लिए क्या एडवाइस होगी, क्योंकि कोई एक आध तो सीड ले जाता, बाकी अगर नहीं ले पाते तो वो खुद से कैसे सीड तैयार कर सकता है? देखिए जी, इसका बड़ा आसान तरीका है कि जो यहाँ से हम सीड ले जाएगा ना हमारी तरफ से, इधर हमारे सेल पॉइंट से ले जाएगा, दफ्तर से, डीलर से, उसको प्योर करके अपने वो जो उसका होता है वो बडोला होता है उसमें रख ले, और उसको मतलब कि उसकी ग्रेडिंग करके उसको काश करे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 2 साल तक वो चल सकता है। अच्छा, हर सीड जो है वो उसकी उम्र 2 साल है? 2 साल है। उसके बाद? क्योंकि उसके बाद फिर उसमें थोड़ी सी कोई मिलावट हो जाती है, कोई थ्रेशिंग में प्रॉब्लम आ जाती है कि एक वैरायटी और है, एक वैरायटी और है, मिक्सिंग के चांस ज़्यादा होते हैं। तो उसके बाद वो क्या करे, दोबारा से आके ले? दोबारा लें। तो जो सर्टिफाइड सीड है, बीमारियों का हमला इस पे कितना होता है और आम सीड पे कितना होता देखिए जी, जो सर्टिफाइड सीड है इस पे बीमारी का अटैक ना होने के बराबर होता है, क्योंकि इसको हमने प्योर इसको पूरी पेस्टिसाइड इस पे लगाई होती है, इस पे फंजीसाइड लगी होती है, इस पे वो पाउडर हम रखते हैं, परमेथ्रिन पाउडर है, टॉक्सिन गोलियां वगैरह हैं, हमने बिल्कुल प्योर किया होता है इसको, इस पे कम होता है। है? जो इस हवाले से पंजाब सीड कॉरपोरेशन के ऑफिशियल अब्दुल गफ़ार साहब बता रहे थे, ब्रीफिंग दे रहे थे कि किस तरह से जो आम सीड का और जो सर्टिफाइड सीड का डिफरेंट है, और उसके अलावा जो किसान यहाँ पर लेकर जाते हैं तो उनके लिए क्या क्या हदायत हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने जो सेंटर्स बनाए हुए हैं उसके बारे में बताया गया, और इसके अलावा जो रेट्स वो बड़ा खासा कम लगाते हैं ये जो यहाँ पर गवर्नमेंट वाले, और जो बाहर से लेना है वो बड़ा महंगे दामों मिलता है। तो ये किसानों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अपने सीड तमाम किस्म के जो कि इनके पास अवेलेबल है वो वक्त से पहले आकर अपने वो ले सकते हैं, ताकि बेहतर फसल का असूल मुमकिन बनाया जा सके, बेहतरी फसल का असूल मुमकिन बनाया जा सके। तो इस सिलसिले में पंजाब सीड कॉरपोरेशन हर किस्म का सीड किसानों के लिए सस्ते दामों मुहैया कर रही है। नाज़रीन, अभी हमारे साथ ही रहिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो आज़ाद हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। जब बात करें यहाँ पर पाकिस्तान में फलों के हवाले से, तो फलों की बड़ी मार्केट पैदा हो सकती है, लेकिन मसला यहाँ पर ये बनता है कि जब बाई प्रोडक्ट्स नहीं बनाए जाते, मसला ये बनता है कि यहाँ पर बागों से जो फल है वो ले जाने का प्रॉपर सिस्टम ना होने की वजह से बहुत सारे फल ज़ाया हो जाते हैं, और फिर जब रेट मकामी तौर पर कम मिलता है तो किसान मायूस हो जाते हैं और यूँ दोबारा रवायती फसलों की जानब फोकस कर लिया जाता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि किसानों को फलों की जानब कैसे लाया जा सकता है, और जो हमारे महंगे फल है ये कैसे कारआमद बन सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ फ्रूट्स के हवाले से स्पेशल साइंसदान मौजूद है, डॉक्टर ज़हार रशीद, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, ये फल बड़ा अहम चीज़ है, लेकिन हमारे काश्तकार उस तरह से इससे पैसा नहीं कमा पाते, क्या वजूहत है? हाँ जी, थैंक यू अब्दुर्रहमान साहब। अगर बात करें जी पाकिस्तान में फ्रूट प्रोडक्शन के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो फ्रूट की प्रोडक्शन है वो बढ़ती हुई देखने में नज़र आ रही है, और इसमें डाइवर्सिफिकेशन आ रही है। जो मेजर फ्रूट्स जैसे बात करें, सिट्रस है या इसके अलावा मैंगो है या डेट पाम है, पहले लोग इस पे फोकस कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ जो माइनर फ्रूट्स हैं अब उस पर भी लोग जो है फोकस करना शुरू हो गए हैं। इसमें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ब्लैकबेरी है, ब्लूबेरी है, ऑलिव है, एवोकाडो है, ये सारे फ्रूट्स अब लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी चूँकि मौसम जो है इस वक्त चल रहा है डेट पाम की हार्वेस्टिंग का, तो डेट पाम की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में जो डेट पाम है वो 9.08 मिलियन टन जो है ये पैदा हो रही है पूरी दुनिया में। और जो मिस्र है, जो इजिप्ट और सऊदी अरेबिया, ईरान जो है, ये वो टॉप कंट्रीज़ हैं जिनकी जहाँ पे इसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो प्रोडक्शन के लिहाज से छठे नंबर पे है पूरी दुनिया में,
और हमारी जो डेट्स हैं उसकी जो क्वालिटी की अगर बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अगर अपना डिस्ट्रिक्ट खैरपुर की बात करें सिंध में, तो वहाँ पे बड़ी अच्छी खजूर पाई जा रही है। अगर बलूचिस्तान की बात करें तो तुर्बत में जो है और पंजगोर के वो इलाके हैं जहाँ पे जो डेट्स का एक नया रेवोल्यूशन आ रहा है, और डेट की जो इंडस्ट्री है वो वहाँ पे लग चुकी है। और अगर बात करें हम पंजाब की तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे जंग स्टेशन में हमारा जो डीजी खान है, डीआई खान है जंग, उसके अलावा फैसलाबाद, तो इसमें भी जो डेट्स की हमने जो वैराइटीज़ हैं वो नई जो हमने वो मुतारफ़ करवाई हैं। और हमने इसके लिए जो जम प्लाज़म बाहर से इंपोर्ट किया है उसमें अजवा है, अंबर है, मेडजोल है, खलास है, ये वो वैराइटीज़ हैं, एक्जॉटिक वैराइटीज़ हैं जिनकी पूरी दुनिया में बड़ी मांग है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ये फ़ख्र से कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अब अजवा, अंबर, मेडजोल, इन ये जो सारे फ्रूट्स हैं ये कामयाब हो चुके हैं, और ये जो पौधे हैं ये फल पे आ गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है इसके पौधे तैयार करके अब लोगों को जो है वो सेल करना शुरू कर दिए हमने। अब चूँकि जो डेट पाम है इसका मॉनसून के सीज़न में एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है इसकी हार्वेस्टिंग को, वो ये है कि जब खजूर जो है वो पक के तैयार हो जाती है या हार्वेस्टिंग की तरफ जा रही होती है, तो मीनवाइल जो है वो मॉनसून का सीज़न स्टार्ट हो जाता है, जो कि डेट पाम जो है इसके लिए जो है वो बड़ा ख़तरनाक है। और हमारे जो मोस्टली जो हमारे ऑर्चर्ड मैन जो हैं, जो हमारे बागबान हज़रात हैं, वो इस वजह से बड़े परेशान हो जाते हैं। और उसके लिए हमारे जो अदारा जो हमारा हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद, हमने इसके लिए एक ऐसी हिकमत अमली अपनाई है कि फार्मर अपने जो इस फ्रूट को वो टाइमली जो बर वक्त जो है वो मार्केट में सेल आउट कर दें। उसके लिए क्या है कि डोका स्टेज पे जो फ्रूट है, एक तो वो तोड़ के बर वक्त वो जो है आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो डोका है उसको नमक जो है उसकी अगर ट्रीटमेंट की जाए, आम जो अपना साल्ट घरों में यूज़ करते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट से जो है इसका डंग तैयार हो जाता है, और वो डंग जो है वो तैयार करके आप मार्केट में ले जा सकते हैं, उससे आप जो है वो बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे अदारे ने बाहर इटली से और चाइना से जो हमारे अपने ड्रायर इंपोर्ट किए हैं, तो उसमें हमने अपना इसमें 51 जो है टेम्परेचर उसमें हम लोग रखते हैं, और आलमोस्ट जो है वो 48 आवर्स में जो है वो खजूर जो है वो तैयार हो जाती है। अगर बात करें इसमें एक जो इकनॉमिकल मेथड है, तो इकनॉमिकल मेथड में जी हमारे पास सोलर ड्राइंग के लिए हमने ये स्क्रीन हाउस बनाए हैं। और जो अपना सिंध की अगर बात करें, खैरपुर और सक्खर या उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो खजूर को तैयार करते हैं, वो लोग जो है वो सन ड्राइंग कर रहे हैं। सन ड्राइंग के अंदर वो अपनी खजूर को हार्वेस्ट करने के बाद जो है वो फील्ड में जो है वो अपना जो शीट बिछा कर या चटाइयाँ बिछा के उस पर उसकी क्योरिंग, उसको क्योरिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वहाँ पे वो 3 से 4 दिन जो है वो उसमें सन ड्राइंग करते हैं। उससे जो अपना खजूर का जो फल होता है इसमें मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है, और जो फंगस का अटैक है वो कम होता है इस पर। अगरचे ये जो तरीका है इसमें जो कंटामिनेशन है उसके होने के खदशात होते हैं, तो इसके लिए हमने जो है वो अपना सोलर ड्राइंग जो हमने ये स्क्रीन जो सन स्क्रीन बनाई हुई हैं, उसके ज़रिए जब हम जो फल को तोड़ के और हम जो पैलेट शीट्स होती हैं उस पर बिछा के, और हमने जो है स्क्रीन हाउस के अंदर जो है हम जो टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट करके और हम जो इस तरह से खजूर को ड्राई कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ जो है इसकी जैम्स, जेलीज, मार्मलेट्स जो हैं, ये खजूरों की बात कर रहे हैं, जैम से बात कर रहा हूँ जी। जो खजूर है इसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो बहुत पीछे है। अगर बात करें इसका कंपैरिजन करें दुनिया में, तो जो अपना गल्फ़ कंट्रीज़ हैं या जो बाकी कंट्रीज़ हैं, वो जो अपना बात करें यूरोप की बात कर लें, यूएसए की बात कर लें, तो वो खजूर को अपना इंपोर्ट करके इसके बाई प्रोडक्ट तैयार करके महंगे दामों जो है वो हमें सेल कर रहे हैं। तो क्यों ना वही खजूर जो हमारे मुल्कों से जो है वो बाहर की ममालिक में जाके प्रोसेसिंग होने के बाद हमारे पास महंगे दामों आ रही है, तो हम खुद जो है गवर्नमेंट इस पर फोकस करे कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो इसको यहाँ पे इंस्टॉल करे और इसके बाई प्रोडक्ट तैयार करके हमारा जो फार्मर है इससे वो खुशहाल हो जी। अच्छा, यहाँ पर लोकल जब मार्केट में देखते हैं तो ईरानी और सऊदीया की खजूर ज़्यादा डोमिनेंट हुई नज़र आ रही है, हमारी मकामी बहुत कम होती है जी। इसमें यह है कि जो ईरानी खजूर है इसका एक तो रेट कम है, ठीक है, और ईरान जो है वो हमसे प्रोडक्शन में बहुत ऊपर है, वो वहाँ पे बहुत सारी वैराइटीज़ जो हैं वो उगाई जाती हैं। तो ईरान, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ये इसके अलावा मिस्र हो गया, ये वो ममालिक हैं जो टॉप प्रोड्यूसर हैं और उनकी पूरी दुनिया में खजूर जा रही है, और हम उनसे इंपोर्ट भी कर रहे हैं खजूरें, क्योंकि हमारी जो खजूर है उसकी प्रोडक्शन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है, लेकिन फिर भी हम जो है वो उसमें सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। तो इसलिए हम जो खजूर है वो अब हमें कुछ थोड़ी बहुत इंपोर्ट करनी पड़ती है, स्पेशली रमज़ान के महीने में। अच्छा, इसमें फलों के हवाले से बताइएगा कितनी एक्सपोर्ट हो रही है और कितना जो है इसमें स्कोप मौजूद है मज़ीद का? जी, अगर हम बात करें इसमें अपना फलों की एक्सपोर्ट के हवाले से, तो हमारी जो पूरी अपना टोटल प्रोडक्शन है
अनफॉर्चुनेटली उसका 4 से 5% जो है हम वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी जो बेसिक रीज़न है वो कुछ फ्रीट चार्जेस बढ़ गए हैं, और दूसरा जो मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे नहीं है। जो हमारे पास पैकेजिंग के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं या प्रोसेसिंग जो चेन है इसके लिए वो हमारे पास प्रॉपर नहीं है। तो गवर्नमेंट को इस पर फोकस करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इससे जो है हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसमें ये भी बताइएगा कौन कौन सा फल है जिसकी ज़्यादा मांग है पूरी दुनिया में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारा सिट्रस जो है वो पूरी दुनिया में माना जाता है, स्पेशली इसमें किन्नू है। पूरी दुनिया में 95% जो किन्नू है वो पाकिस्तान से जो है उसका प्रोड्यूस कर रहा है। और जो सरगोदा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, उसको पाकिस्तान का कैलिफोर्निया कहा जाता है जी, क्योंकि वहाँ पे सिट्रस की प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा है। बलवाल डिस्ट्रिक्ट हो गया, सरगोदा हो गया। इसके अलावा बात करें अगर मैंगो की, तो हमारा साउथ बेल्ट जो है उसमें मैंगो की बड़ी अच्छी पैदावार हो रही है। और हमारा जो इसके अलावा बात करें इसकी डेट्स की, तो इसको भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। अब गावा जो है हमारा वो भी एक्सपोर्ट हो रहा है। मेरी रिसेंटली जो है वो अपना जो पाकिस्तान की जो TDAP है, ये ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उसके एक नुमाइंदे से बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि अब हमारा अमरूद और बेर भी एक्सपोर्ट हो रहा है, और इसके साथ साथ जो है वो माइन्यूट क्वांटिटी में फालसा और जामुन भी हमारा बाहर जाना शुरू हो गया अभी। तो इन तमाम फलों की शेल्फ़ लाइफ का मसला कैसे हल किया जाता है? जी शेल्फ़ लाइफ जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हमारी जो प्रोड्यूस है वो बड़ी अच्छी है। और शेल्फ़ लाइफ को जो है सबसे पहले जो हमारा इसका पहला स्टेप है वो फील्ड के अंदर जो है इसकी जो अपना जब हम प्रॉपर इसकी हार्वेस्टिंग टेक्निक्स जो हैं वो हमारी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो आपका फल है वो अपना डैमेज होने से पहली बात उसको बचाया जाए। फिर जो अपना इसकी अंदर कंटेमिनेशन आती है उससे फ्रूट को बताया जाए, और ऐसी मॉडर्न जो है हार्वेस्टिंग टेक्निक को अपनाया जाए, और प्रॉपर जो क्लिपिंग और ऐसी सीजर को इस्तेमाल किया जाए जिससे प्रॉपर तरीके से इसको हम काट के, और ऐसे पोल हार्वेस्टर इसको यूज़ करें जिसमें अपना पाउच वगैरह इंस्टॉल हो, ताकि जो फ्रूट जो है वो गिर के जो है वो इतना ख़राब ना हो। इसके साथ साथ जो है इसकी प्री कोलिंग जो टेक्निक होती है, हमारे यहाँ तो इस चीज़ की प्रैक्टिसिंग की जाती। हमारे यहाँ तो जितना भी फल है उसको तोड़ के और अपना धूप के अंदर ही वो रख लेते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा लॉस है हमारा, और हम इसकी वजह से 50% फ्रूट हमारा जो है वो फील्ड के अंदर ही लॉस हो रहा है इसका। और बात करें हम इसकी अगर आगे फर्दर प्रोसेसिंग की, तो जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पे बाकायदा रीफर ट्रक्स जो हैं वो फील्ड में ले जाकर और अपने फ्रूट्स को जो है वो वहाँ पे इसका एक टेम्परेचर सेट किया होता है। अगर बात करें सिट्रस की, तो रीफर ट्रक के अंदर वो फील्ड में जो है वो 4 सेंटीग्रेड जो है दर्जा हरारत रख के उसमें अपने जो अपना सिट्रस को जो है वो अपना लेके जाते हैं अपने प्रोसेसिंग यूनिट तक। और इसके अलावा अगर हम अपनी कंपैरिजन करें तो हमारा जो फ्रूट है वो डायरेक्ट सनलाइट में जा रहा है, और हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स है टू वर्ड्स हमारी मार्केट वही बड़े पुअर क्वालिटी के हैं। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, आपको पता है कि हमारा जो रूरल एरियाज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुअर है। जो कच्ची सड़कें हैं और जो है उसमें जब ट्रांसपोर्टेशन होती है, और जो हमारा ये आपको पता है कि गधा गाड़ी हो गई, रिक्शे हो गए, ये मीन्स यूज़ कर रहे हैं जिस पे ओवरलोडिंग करते हैं, और ओवरलोडिंग से हमारा जो फ्रूट है वो रास्ते में ख़राब हो जाता है जी। अच्छा, इसमें मज़ीद ये भी बता दीजिएगा कि जैसे आपने पूरी बात की, तो ये मैंगो के हवाले से स्पेशली कहा जाता है कि ईरान में जाते समय जो है वो ख़राब हो जाता है। जी मैंगो की अगर बात करें तो ईरान की बात कर लें, या अगर आप बात करें UAE की मार्केट में बात कर लें, तो उसमें ख़राब होने की वजूहत ये है कि हमारी जो प्रोसेसिंग चेन पूरी मैंने आपको बताया है, तो वो इतनी अच्छी नहीं है। हमारे पास जो रीफर ट्रक्स वगैरह की फैसिलिटी है या इस तरह की जो है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए कुछ सब्सिडाइज रेट पे जो है प्रोसेसिंग यूनिट जो है या इस तरह की जो कोल्ड चेन्स हैं उसमें कुछ सब्सिडी दें, ताकि उनको कोई रिलीफ मिले। हमारा सर जितना भी हमारा पूरे पाकिस्तान में एक्सपोर्टर है वो सेल्फ डिपेंडेंट है, उन्होंने खुद ही से ही बाहर से इंपोर्ट की हुई चीज़ें, और वो अपने बलबोते पे ही इसको कर रहे हैं जी। अच्छा, बाई प्रोडक्ट्स कौन कौन सी बन सकती है फलों के हवाले से बात करें तो? जी अगर फलों के हवाले से बात करें, अगर आप सिट्रस की बात करें तो इसमें जो है स्क्वैशेस हैं, इसके बहुत सारे जूस है, इसमें नेक्टर्स इसका बन सकता है, इसमें इसके स्लाइस बन सकते हैं, इसकी भी जो ड्राइंग हो रही है। इसके अलावा अगर मैंगो की बात करें या गावा की बात करें, तो इसकी लेदर जो है वो तैयार होकर इसकी कैंडीज़ जो हैं वो तैयार करके हम जो है वो मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। ना सिर्फ मार्केट में बल्कि हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये भी बताइएगा कौन कौन सी नई वैरायटीज़ आपने अब तक बनाई हैं कुछ सालों की अगर बात करें तो? जी अगर बात करें हम सिट्रस की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिट्रस में हमने ऑरेंजेस की जो वैरायटी है वो तारीफ़ करवाई है। हमने सीडलेस किन्नू जो है वो मुतारफ़ करवाया है 2016 में। लेमन की कुछ वैरायटीज़ हमने जो है वो रजिस्टर करवाई हैं। इसके अलावा मिठा जो है स्वीट लाइम, उसकी जो एक वैरायटी है हमने रिसेंटली जो है वो मुतारफ़ करवाई है CRI के नाम से, और हमारा जो स्टेशन है सरगोदा में उन्होंने ये करवाई है।
इसके अलावा अगर अमरूद की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद 4 वैराइटीज़ हमने रिसेंटली अपना जो है वो इसकी अप्रूव करवाई हैं, और इसमें जो है वो फैसलाबाद किंग है, फैसलाबाद गोल्ड है, आरी राउंड है, और SL20 मीन्स कि सीडलेस जो है हमारा गावा, वो भी हमने यहाँ पे अपना तैयार किया है। ये आम फार्मर्स तक कितना पहुंचा रहे हैं और कैसे पहुंचाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम साल में 2 दफ़ा इसकी जो है वो सेल करते हैं, और फार्मर के लिए हमने ये जो है मतलब कम रेट पे जो है जो इजीली अफोर्ड कर सकें, हम जो है वो फरवरी मार्च और सितंबर अक्टूबर में हम जो है इसकी सेल कर रहे हैं। तो फार्मर को हम ये दे रहे हैं पौधे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसमें ये है कि हम जो है वो रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हैं, कोई कमर्शलाइज एक्टिविटी नहीं है, लेकिन हमने गवर्नमेंट से एक नर्सरी रजिस्ट्रेशन का एक प्रॉपर प्रोजेक्ट मंजूर करवाया, और हमने जाके वहाँ पे जो लोकल नर्सरीज थी उनको रजिस्टर करवाया, और वो जो टेक्निक्स जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हमने उनकी ट्रेनिंग जाके इनको दी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है काफ़ी जो नर्सरी है वो रजिस्टर हो चुकी हैं जी। क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में जो है वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? जी मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाला दौर जो है वो फ्रूट्स का है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी स्टेपल क्रॉप्स हैं, अगर वीट की बात करें, राइस की बात करें, कॉटन की बात करें, इसमें हमारा शुगर केन है, तो उसमें आप लोगों को पता है कि हमें डिक्लाइन देखने में आ रहा है, और फार्मर जो है उसको जो है इतना कसीर जो है फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन जो फ्रूट प्लांट्स से जो मतलब फ़ायदा होगा, और इसके जो बाई प्रोडक्ट जो तैयार अगर हो जाएँ, और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में अगर बेहतर हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि मोस्टली जो फार्मर्स हैं वो फ्रूट्स जो है उसको कल्टीवेट करेंगे जी। अच्छा, यूब रिसर्च पे तनकीद भी एक होती है कि यहाँ पर जो भी रिसर्च होती है वो यहीं रह जाती है, आम फार्मर्स तक नहीं पहुँच पाती। जी एक्चुअली ये है कि इसमें हमारा एक्सटेंशन का जो अदारा है वो भी हमारे साथ जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है, और काफ़ी हद तक हम इसके फार्मर डेज़ और इसमें बहुत सी वर्कशॉप और सेमिनार कंडक्ट करवा रहे हैं, और ये हम जो है फार्मर की एडवाइजरी सर्विसेज के लिए हम उनके लोकल फार्म पे भी जो है जाके विज़िट कर रहे हैं, तो इसको बेहतर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दौर में ये मज़ीद बेहतर हो जाएगा। अच्छा, मुझे इसमें ये भी ऐड कर दीजिएगा कि जो जो फल आपने स्पेशली जो यहाँ पर बनाए हैं, मतलब यहाँ पर पैदा किए इस वेदर में, उसके हवाले से बता दीजिएगा। जी जो हमने यहाँ पे अगर बात करें तो पहले यहाँ पे एवोकेडो की प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, फिग आम नहीं थी, अब फिग की प्रोडक्शन जो है वो पूरे पंजाब में हो रही है, और इसके मुख्तलिफ सेमिनार कंडक्ट करवा रहे हैं। अगर हम चकवाल की बात करें तो वहाँ पे फिग का गढ़ है। अब एक ऐसा फ्रूट जो ऑलिव है, ऑलिव अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसका एक रेवोल्यूशन आ रहा है, और पोठोहार वैली में हमने ऑलिव वैली के नाम से तकरीबन 45 लाख पौधा जो है हमने पूरे पाकिस्तान में लगवा दिया है, और इसकी प्रोसेसिंग भी हो रही है। अब इसके जो अपना ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट है वो हमारा बारी चकवाल का स्टेशन है, वहाँ पे इसका यूनिट है। इजहार वालों ने इस पर बड़ा अच्छा काम किया है। बलूचिस्तान में जी अपना ऑयल बर्ग के नाम से जो फार्म है वहाँ पे, तो वो इस पर काम कर रहे हैं, और अब इंशाल्लाह देखने में आ रहा है कि अगले आने वाले 10 साल में हम ऑलिव जो है उसका ऑयल जो है वो हम इंपोर्ट अपना एक्सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें अंजीर या ब्लैक बेरीज, जितनी भी बेरीज लगाई हैं, एवोकाडो, ये आम मार्केट में तो नज़र नहीं आ रहा। जी इसमें यह है कि हमारी ये रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ थी, और इसमें जो हमने जो ट्रायल किए हैं उसमें इसकी कामयाबी देखने में आ रही है, और आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी प्रोविज़न कर रहे हैं पूरे पंजाब में, और अब हम इसके पौधे दे रहे हैं लोगों को। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ माहिर फ्रूट्स डॉक्टर ज़ाहिर रशीद मौजूद थे, फलों के हवाले से बता रहे थे। हार्टिकल्चर में साइंसदान है, नई वैरायटीज़ काफ़ी बना चुके हैं, तो ये बड़ी मुफीद मालूमात इन्होंने दी कि यहाँ पर काश्तकार अगर ये मशवरों पर अमल करें, वक्तन फ़वक्तन चक्कर लगाते रहें, तो अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, और इसमें बड़ा स्कोप मौजूद है अभी भी जो यहाँ पर इस तमाम में फलों के हवाले से कारोबार करने में। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ज़रूरी माहिरीन की मुशावरत के साथ काश्तकारी की जाए, फ़ायदा उठाया जाए, और इन फलों को एक्सपोर्ट भी किया जाए। नाज़रीन, अभी हमारे साथ रहे। जब हम बात करें यहाँ पर फैसलाबाद में सोयाबीन के हवाले से, तो ये बड़ी अहम पेशरफ्त यहाँ पर सामने आई है कि यहाँ पर ऑयल सीड डिपार्टमेंट की जानिब से सोयाबीन जो कि ठंडे इलाके की फसल कहलाती है, उसको फैसलाबाद में काश्त का कामयाब तजर्बा किया गया। प्लान किया जा रहा है कि लाखों एकड़ पर इसको लगाया जाए, और जो बड़ा दरामदी बिल बनता है यहाँ पर हमारे लाइफ स्टॉक समेत दीगर शोबों में सोयाबीन इस्तेमाल होती है। दुनिया में इसको फूड सिक्योरिटी के हवाले से अहम समझा जाता है, लेकिन हमारे नज़रअंदाज किया गया है, तो अब इसका प्लान किया जा रहा है। तो ये सारा कुछ है। इसके अलावा जो यहाँ पर दीगर जो ऑयल सीड्स के हवाले से क्या प्लान चल रहा है, तिलों की क्या बरामदात होने जा रही हैं, जो पिछले बस जो है 100 अरब रुपए के लगभग रही। इसी तरह से ओलिव ऑयल है या दूसरे तमाम ऑयल है, उनके फ़ायदे क्या हैं, और जो
यहाँ पर हमें ऑयल के नाम पर दीगर चीज़ें खिलाई जा रही हैं, तो उसका नुकसान क्या है, तो ये सारी बातें हम जानते हैं। हमारे साथ ऑयल सीड साइंटिस्ट मौजूद है फसाद बिन मुस्तफ़ा। साहब शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो मुझे बताइएगा, सोयाबीन से शुरू करते हैं, सोयाबीन को लेके क्या प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि हम तीसरी बड़ी जो इंपोर्ट है पाकिस्तान के अंदर वो एडिबल ऑयल या ऑयल सीड के हवाले से करते हैं। इसमें सोयाबीन का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो हम अपनी पोल्ट्री इंडस्ट्री, लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री और फ़िश इंडस्ट्री के लिए और इसके साथ साथ एडिबल ऑयल इंडस्ट्री के लिए बाहर से इंपोर्ट करते हैं और एक ख़तीर ज़र मुबादला इस पर ख़र्च करते हैं। क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि ये एक ठंडे ममालिक की फ़सल है और पाकिस्तान में हाई टेम्परेचर है। पहले मरहले के अंदर हमने ऐसी वैराइटीज़ डेवलप की हैं जो हमारे मौसमी हालात में बड़ी अच्छी मुताबिकत रखती हैं और यहाँ पे बड़े अच्छा परफॉर्म करती हैं। और ये तकरीबन 100 से 110 दिन में फसल पक के तैयार हो जाती है। और हमने ऐसी 2 वैराइटीज़ डेवलप की हैं, आरी सोयाबीन और फैसल सोयाबीन। और मज़ीद हमारी जो 2 से 3 लाइन्स जो है पाइपलाइन के अंदर है और इंशाल्लाह आने वाले सालों में जो फार्मर्स को वो अवेलेबल होंगी। तो अब इसका जो पहला इसको बड़े एरिए के ऊपर काश्त करने में जो पहला मरहला है वो क्वालिटी सीड का है कि मुल्क में किस तरह क्वालिटी सीड बनाया जाए ताकि वो हम ज़्यादा से ज़्यादा इलाके पर लगा कर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें। तो इस सिलसिले में हमने प्री बेसिक सीड डेवलप किया और इस साल हम जो सीड कंपनीज़ को और इसके साथ साथ प्रोग्रेसिव जो फार्मर्स हैं हमने रजिस्टर्ड किए हैं उनको वो सीड प्रोवाइड कर रहे हैं और उनसे वो सीड आगे नेक्स्ट जनरेशन सीड बनेगा जिससे मज़ीद इलाका बढ़ेगा। और हमारा ये प्लान है कि 3 साल के अंदर हम कम से कम 1 लाख एकड़ पे और इससे ज़्यादा रकबे पे इसे आहिस्ता आहिस्ता इसे काश पे लेके जाएँ ताकि हम इंपोर्ट बिल को जो है हम कम से कम कर सकें और इसमें सोयाबीन के अंदर ख़ुद कफ़ालत पे जा सके। इसमें हम ना सिर्फ सीड प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने भी फार्मर्स और सीड कंपनीज़ हैं उनकी ट्रेनिंग, इसको क्योंकि नई फसल है किस तरह इसको काश्त करना है, कौन से कीड़े उनसे बचाना है, कौन सी बीमारियों से बचाना है। और इसकी प्रोक्योरमेंट के हवाले से पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के साथ, डेयरी फार्म एसोसिएशन के साथ भी जो मुसलसल राब्ते में है और हम एक स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस कराने में भी जा रहे हैं ताकि एक इसकी सक्सेसफुल जो है ना पूरी वैल्यू चेन बने, वैल्यू एडिशन भी हो इसकी और एक कामयाब काश्त जो है वो हम करा सकें इसकी। इसके अलावा जो बाकी ऑयल सीड के हवाले से काम किया जा रहा है वो भी बताइएगा, जो तिलों के हवाले से स्पेशली या सरसों के या कैनोला के हवाले से और सनफ्लावर के हवाले से, हाइब्रिड बीजों के हवाले से, वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता है कि हमने 2017-18 से पंजाब में ऑयल सीड प्रमोशन इनिशिएटिव किया और उस इनिशिएटिव के अंदर रिसर्च के हवाले से इस इदारे ने अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया। ना सिर्फ जो आला पैदावारी वैराइटीज़ जो हमने मुतारिफ़ कराई उसके साथ साथ उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस दी। इसमें हमने कैनोला और मस्टर्ड के अंदर इस साल रिकॉर्ड एरिया के ऊपर 11 लाख एकड़ से ज़्यादा सिर्फ पंजाब के अंदर काश्त हुई और प्रोडक्शन बड़ी अच्छी आई है। दूसरी तरफ हमने सनफ्लावर के हाइब्रिड्स भी डेवलप किए हैं। अब वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए अगले साल इंशाल्लाह जो पंजाब सीड कॉरपोरेशन और दूसरी सीड कंपनियों के ज़रिए वो फार्मर को अवेलेबल होंगे। तीसरी जो बड़ी फसल जो अब नमूदार हुई है वो है तिल की जो है काश्त, क्योंकि ये एक्सपोर्ट किया जाता है मुल्क के मुख्तलिफ ममालिक में और पिछले साल हमने 100 अरब के करीब जो है ज़र मुबादला इससे कमाया है। तो इस साल ये एक रिकॉर्ड एरिया के ऊपर पंजाब के अंदर और मुल्क के अंदर काश्त की गई है और इसका रेट भी अच्छा मुतवक्के किया जा रहा है। और इस साल जो है मुख्तलिफ ममालिक से जो बिज़नेस पार्टनर हैं, कंपनीज़ हैं, वो पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे हुई हैं कि हम पाकिस्तान से तिलों का सीड लेके दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट करें और फार्मर को इस सिलसिले में एक बड़ी मुनाफा बख्श फसल है। अब ज़रूरत इस बात की है कि फार्मर जो है जदीद टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और अपनी पर एकड़ जो प्रोडक्शन है उसकी ना सिर्फ क्वांटिटी को बढ़ाएं बल्कि उसकी क्वालिटी को भी बेहतर से बेहतर करें ताकि हमारा आला मेयार की जो प्रोड्यूस है वो दूसरे जो ममालिक में जाए, उसकी जो डिमांड बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा इससे कमाएं। इससे ना सिर्फ मुल्क का फ़ायदा होगा बल्कि जो फार्मर इसको काश्त करेंगे उनको भी अच्छे से अच्छा इसका जो है मुआवजा मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा जो बताइएगा, यहाँ पर जो ऑयल सीड के हवाले से अक्सर कहा जाता है कि यहाँ पर इसका ज़्यादा फ़ायदा और पाम ऑयल का नुकसान है, उस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जो हम खाने के लिए जो तेल मंगवा रहे हैं वो 96% जो है वो पाम ऑयल है और पाम ऑयल जो है वो सैचुरेटेड फ़ैट्स होती हैं, 50% से ज़्यादा उसमें सैचुरेटेड फ़ैट्स होती हैं। सैचुरेटेड फ़ैट्स वो फ़ैट्स होती हैं जो हमारे बॉडी टेम्परेचर के ऊपर जमी रहती हैं,
यानी माया हालत में नहीं आती बल्कि ठोस हालत में होती है। तो जब आप ये ऐसी सैचुरेटेड फ़ैट्स लेते हैं जो आपके शरियानों के अंदर और आपके जो दिल का निज़ाम है उसके लिए बड़ी नुकसानदेह है, जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर के पेशेंट हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ आपके जो हार्ट पेशेंट है उनमें शदीद इजाफा हो रहा है। आप देख रहे हैं कि आपके जितने भी कार्डियोलॉजी के अस्पताल हैं उनके पास जगह नहीं है, बेड मौजूद नहीं है कि इतने हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं। उसकी मेन वजह यह है कि हम हाई सैचुरेटेड फ़ैट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी जो फास्ट फूड की हैबिट आ गई उसमें टोटली सैचुरेटेड फ़ैट्स है, डीप फ्राइड है, तो वो बच्चे हमारे खा रहे हैं, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम छोटी उम्र से ही आने शुरू हो रहे हैं। इसके साथ साथ हम हाई ओमेगा 6 जो है जिसमें कॉटन का ऑयल है, दूसरे ऑयल हैं, वो ले रहे हैं, जिसकी वजह से जोड़ों का दर्द या जोड़ों के अंदर जो वर्म या सोजिश आती है उसके मरीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो आप अगर हम अपनी लोकल कैनोला या सनफ्लावर काश्त करेंगे उसका ऑयल जो है क्वालिटी के हवाले से बहुत अच्छा है। अब हमने एक नई फसल और मुतारिफ़ कराई है कैमेलिना के नाम से, उसके अंदर हाई ओमेगा 3 मौजूद होता है। तो इन जो फसलात हैं इनका ऑयल आप इस्तेमाल करें, उससे ना सिर्फ आपकी सेहत पे अच्छे असरात पड़ेंगे बल्कि हम अपना दरामदी बिल भी कम करेंगे और जो हम दूसरा बिल जो दवाइयों की सूरत में हम बाहर से ले रहे हैं और इतना कसीर ज़र मुबादला उस पर भी सर्फ कर रहे हैं और हमारे जो प्यारे हैं वो जो है इस तरह की बीमारियों में मुब्तला होते हैं, वो भी तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं, हम भी परेशानी में होते हैं, उससे भी हमारा छुटकारा हासिल होगा और इंशाल्लाह हम एक अच्छी हेल्थी लाइफ भी गुजारेंगे और अपने मुल्क को जो दरामदी बिल है इसको भी कम से कम कर सकेंगे। तो इसकी पहचान क्या होती है बेसिकली ऑयल के हवाले से अगर करनी हो तो? इसमें देखें जी फसल के ऊपर होता है। अगर कैनोला का ऑयल आप लेंगे तो मार्केट से आप कैनोला लें, कैनोला के अंदर सरसों ही होती है, उसके अंदर एरूसिक एसिड जो है वो 2% से कम होता है। तो ऐसी कैनोला वैराइटीज़ लें जिसके अंदर ये स्टैंडर्ड हो, उसका ऑयल घर में निकलवा के बड़े आसानी से घर में साफ़ करके उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप ख़ुद ही देखेंगे कि 2-3 महीने के अंदर आपकी सेहत के ऊपर बड़े अच्छे असरात मुरतब होंगे और आपको जो ऐसी बीमारियाँ हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। अच्छा, इसमें मुझे ये भी बताइएगा कि यहाँ पर जो फ़र्क है इसमें क्या है, कौन सी ज़्यादा क्वालिटी का बेहतर होता है, कौन सा लो क्वालिटी का है, और ये महंगे दामों में भी पड़ता है, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ ताकि देखने वालों को भी अंदाज़ा हो जाए। सर इसमें देखें ना, एक जिस तरह हमारी बॉडी सेल्स से मिलके बनी है, एक दीवार ईंटों से मिलके बनती है, इस तरह जितने भी ये ऑयल और फैट्स हैं ये फैटी एसिड से मिलके बनते हैं। और फैटी एसिड 2 तरह की होती है, एक होती है सैचुरेटेड फैट्स जो हमारे लिए अच्छी नहीं है बॉडी के लिए, दूसरी होती है अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स जो है वो जिसके अंदर जिस ऑयल के अंदर ज़्यादा होगी वो ऑयल अच्छा होगा। उसमें भी अनसैचुरेटेड फैट्स की एक बैलेंस मिकदार, अगर हम क्वालिटी के एतबार से बात की जाए तो ऑलिव ऑयल, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कुरान में उसकी कसम खाई है, सबसे बेस्ट ऑयल ऑलिव ऑयल है, लेकिन उसमें भी ओमेगा 3 जो एसेंशियल फैटी एसिड है वो नहीं होता। तो अगर कुकिंग के एतबार से आप देखें तो कैनोला ऑयल को सबसे बेस्ट मैं गर्दानता हूँ कि उसका एक इकनॉमिकल भी पड़ता है अगर आप घर में निकालें, क्योंकि हर बंदा ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कुकिंग के अंदर नहीं कर सकता। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि कैनोला ऑयल के अंदर पकाएँ। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आपकी इतनी अल्लाह ताला ने आपको हैसियत दी है, तो ऑलिव ऑयल भी लें। जब आपकी हांडी पक जाए, कैनोला ऑयल के अंदर अपनी हांडी को पकाएं और जब ऑलिव पक जाए और उसे दम पे रख रहे होते हैं उस टाइम ऊपर जो गार्निश जो है आप ऑलिव ऑयल से कर दें, तो आपकी जो हांडी बड़ी अच्छी उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू भी होगी, जायका भी होगा और हेल्दी जो है ना आपको फूड मिलेगा। अच्छा, जो पाम ऑयल है बड़ा सस्ता पड़ता है, तो इसका नुकसान बेसिकली क्या होता है? जी देखें, जैसे मैंने बताया कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो पाम ऑयल में बहुत ज़्यादा होती हैं, 50% से ज़्यादा होती हैं। जब वो हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो वो अंदर जाके जम जाती हैं, जिससे आपकी खून की शरियानें वो तंग हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर उससे कॉज होता है। उसके साथ साथ वो जो हार्ट की तरफ वो डिज़ीज़ को लेके जाती हैं और आपके हार्ट पेशेंट भी बनते जाते हैं। जितनी आपका ऑयल, आपकी चिकनाई जो है, आपकी जो शरियानें हैं उनके अंदर नहीं जमेगा, वो ऑयल सबसे अच्छा होगा, उतनी आपकी खून की जो रवानगी है बॉडी के अंदर वो बड़े अच्छे तरीके से निज़ाम जो आपका खून का निज़ाम है वो चलता रहेगा। अच्छा, ये जो बीमारियां तेज़ी से बढ़ रही हैं उसकी वजह एक गैर मयारी ऑयल का इस्तेमाल भी है? जी जी बिल्कुल, ये गैर मियारी देखें ना, पाम ऑयल जो सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं खाने के लिए, जो आप सोयाबीन और कैनोला इंपोर्ट कर रहे हैं, ये तो बेसिकली आप कर रहे हैं पोल्ट्री लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री की फीड के लिए, उसका बाई प्रोडक्ट ऑयल जाता है एडिबल ऑयल इंडस्ट्री के लिए। असल तो हम खाने के लिए जो मंगवा रहे हैं वो हम मंगवा रहे हैं पाम ऑयल, और उसमें जब हम उसकी हाइड्रोजनेशन करके घी बनाते हैं तो उसमें ट्रांस फैट्स बनते हैं। ट्रांस फैट्स भी हमारे जो मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स हैं, इवन शुगर भी क्रिएट करते हैं आपकी, जो उसके अलावा जॉइंट इन्फ्लेमेशन है,
है, बहुत सारे प्रॉब्लम है बॉडी के, वो ट्रांस फैट्स की वजह से होता है कि हम जो है एक तो वो लो क्वालिटी ऑयल मंगवा रहे हैं, फिर उसको जो है हाइड्रोजनेशन करके मज़ीद उसको ख़राब कर रहे हैं। तो इस तरह जो है ना हमारी हेल्थ तो फिर ख़राब होगी। और फिर दूसरी हैबिट जो हमारी शिफ्ट हुई है फास्ट फूड की तरफ। हमारे बच्चे जब तक शाम को पिज़्ज़ा बर्गर या फ्राइज़ ना खा लें तो उनको नींद नहीं आती। तो ये भी हम अपने बच्चों के अंदर एक बीमारी शिफ्ट कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें कि वो बच्चे लेज़ीनेस का भी शिकार हो रहे हैं, बल्कि भी हो रहे हैं। तो इस वजह से ये भी एक जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ओके, और जो सोयाबीन यहाँ पर लगाई जाएगी उसके दीगर फ़ायदे क्या होंगे? जी, सोयाबीन देखें ना सिर्फ हाई प्रोटीन क्रॉप है, उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिकदार में 40% तक प्रोटीन होती है, जो बड़ी अच्छी, जो आपकी जो एनिमल मीट है उसका जो है मुतबादिल है। इसे पुअर मैन मीट भी कहा जाता है। तो दूसरी तरफ उसके अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी का ऑयल होता है 20%, जिसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 मौजूद होते हैं। आप इसे खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी जो प्रोडक्ट्स बनती हैं जिसमें सोया मिल्क है, बड़ी अच्छी अफादियत का है। ऐसे बच्चे जो दूसरा मिल्क नहीं इस्तेमाल कर सकते, उनके लिए सोयाबीन मिल्क जो है बड़ा अच्छा साबित होता है। टोफू इसका बन सकता है, इसके कबाब, शामी और दूसरी चीज़ों से आप इसके अपनी प्रोटीन लेके जो माल न्यूट्रिशन है हमारे मुल्क के अंदर उसकी कमी को जो है पूरा किया जा सकता है। कि इसके साथ साथ जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, जब हम ये सैचुरेटेड फैट्स या ट्रांस फैट्स लेते हैं, वो उनके नर्वस सिस्टम पे भी इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से उनका जो दिमागी जो है जो जहन जो है वो भी कुंद होना शुरू होता है और जो है मुख्तलिफ जहनी अमराज भी जो लाक होते हैं। तो जब आप इस तरह का कैनोला का या सोयाबीन का या सनफ्लावर का अच्छी क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल करेंगे, ना सिर्फ अपना इंपोर्ट बिल कम कर रहे हैं आप, बल्कि अपनी हेल्थ को भी बेहतर कर रहे हैं और एक क्वालिटी लाइफ की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसमें ये बस आखिर पे बता दीजिएगा, जो कॉन्फ्रेंस आप करवाने जा रहे हैं उसमें मेन क्या है? सर देखें, उसमें अब जैसा कि आपको पता है कि जब तक हम अवेयरनेस किसी चीज़ की ना दें तो वो चीज़ उस तरह पॉपुलर नहीं होती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमने रिसर्च की वो, और इसके साथ साथ कोलैबोरेशन। अब आप देखें दुनिया ग्लोबल विलेज है, जब तक आप कोलैबोरेटिव एफर्ट नहीं करते, अकेले आप दौड़ते रहें तो उस स्पीड से वो चीज़ें नहीं जाती। इसका मेन पर्पज़ तो ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री की सूरत में है, रिसर्च की सूरत में है, सीड कंपनीज़ हैं, फार्मर्स हैं, गवर्नमेंट है, उसके साथ जिन्होंने लेजिस्लेशन करनी है, प्लानिंग करनी है, इन सब लोगों को एक जगह इकट्ठा करके कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब की जाए कि हम सोयाबीन की एक कामयाब और प्रॉफिटेबल काश्त मुल्क के अंदर कर सकें और मुल्क को जो है इसके अंदर खुद कफील कर सकें। जब तक ये नहीं हम करेंगे, देखें हम रिसर्च अपनी दौड़ लगाती रहे, बाकी लोग लगाते रहें, तो उसका वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसका सही इम्पैक्ट हासिल करने के लिए हम सबको इकट्ठे होकर बैठ के एक जो है पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए जो फार्मर के लिए भी प्रॉफिटेबल हो, फार्मर के लिए भी फिजिबल हो और जो है मुल्क के लिए भी वो फ़ायदेमंद हो। तो इसका असल मकसद ये है कि हम इसमें जो है जितने भी मेन स्टेक होल्डर हैं, गवर्नमेंट है हमारे जो है ना, और रिसर्चर हैं, फार्मर हैं, इंडस्ट्री है, सबको साथ बिठाएं और इसकी पॉलिसी मुरतब हो और मुल्क में जो है आने वाले सालों के अंदर हम इसकी काश्त को ज़्यादा रकबे पे करें और इम्पोर्ट बिल को कम से कम करते जाएँ। जैसा हवाले से बताया जा रहा था कि यहाँ पर जो सोयाबीन की काश्त शुरू की जा रही है उसका फ़ायदा क्या होगा, और इसके अलावा जितने भी एडिबल आयल्स हैं उनके हवाले से बताया जा रहा था सेहत पर किस तरह से जो है वो डैमेज हो सकते हैं, और उसके अलावा जो ओलिव ऑयल है या दीगर तमाम पाम ऑयल के जो नुकसान हैं उनसे शहरी किस तरह से बच सकते हैं। तो ये कोशिश की कि यहाँ पर स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाया जाए। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।